हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के डिफरेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ क्या बात किया जा रहा है, उच्च न्यायालय नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है, वो भी स्वतंत्र भारत के। तो इसका सही आंसर होगा सी राजागोपालचारी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत क्या है कि यूनिटरी एकात्मक राज्य है, संघीय राज्य है, प्रायः राज्य है, या राज्य संघ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि भारत एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो ये होगा केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्स का कैसे बंटवारा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद की बात किया जाए तो ये जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है लोकसभा होना चाहिए था, तो लेकिन लोकसभा पे ऑप्शन नहीं है, तो संसद यहाँ पे सही हो सकता है। इससे लोकसभा रहता तो सही आंसर, प्रॉपर आंसर लोकसभा होगा। भारत में किसे बिना महाभियोग के पद से हटाया जा सकता है, मतलब इंडिया में किसे जो है बिना महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयोग। तो राज्यपाल को जो है, राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, बाकी सबके लिए महाभियोग लाना पड़ता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी नहीं कर सकते, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मिलाना है हमको यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन को यहाँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। तो उप प्रभाग स्तर का जिला परिषद और मंडल प्रजा परिषद, जनजातीय परिषद, ग्राम पंचायतों का अभाव। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जैसे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वहाँ पे कहीं कहीं जो है छूट दिया गया है। हर जगह बोला गया है कि 3 लेवल का आपको सरकार बनाना है पंचायत में। ठीक है, 3 लेवल का रखना है, लेकिन कहीं कहीं छूट दिया गया था। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बोला गया कि आप मिडिल लेवल वाला नहीं भी बना सकते हैं। इस तरीके से किसका कहाँ, मतलब कि या फिर डिफरेंट जगह नाम भी डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट जगह नाम भी, कहीं पंचायत बोलते हैं, कहीं कुछ और बोला जाता है, कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, इस तरीके से। तो आइए मिलाते हैं इसको, किसको कहाँ बोला जाता है। तो सबसे पहला एक उप प्रभाग स्तर का जिला परिषद। तो ये जो है असम में है, ये जो है असम में है। तो उप प्रभाग स्तर का जिला परिषद असम में है, तो यानी कि फर्स्ट का यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इसका मंडल प्रजा परिषद जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ सेकेंड हो जाएगा। जनजातीय परिषद ये मिजोरम में है, और जनजातीय परिषद मिजोरम है। ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय में है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा ए का 2, तो या तो ए या डी होगा। उसके बाद फिर हो जाएगा 1, यानी कि 2 1। अच्छा, ये दोनों अभी चल रहा है। उसके बाद होगा 3, उसके बाद 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 9 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव खाली जगह मृत्यु हो जाने पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसके मर जाने के बाद जो है विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द किया जाएगा। तो ऑप्शन है किसी भी प्रत्याशी, केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी, किसी राष्ट्रीय और प्रांतीय दल के प्रत्याशी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी यदि मर जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्शन चल रहा है, उसी ड्यूरिंग जो है उसी दरमियान कोई एक प्रत्याशी का डेथ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जगह पर इलेक्शन वहाँ रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी राष्ट्रीय निर्दलीय था तो कोई बात नहीं, मतलब कि कहने का मतलब कि कोई भी उसके जगह पर खड़ा नहीं हुआ क्योंकि निर्दलीय था। यदि किसी पार्टी का था तो फिर पार्टी को बोला जाता है कि आप 2 या 3 दिन के अंदर जो है आप एक यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कीजिए। ठीक है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन चुनाव को रद्द नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने तो प्रत्याशी की खर्च सीमा कितना है। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की खर्च सीमा 70 लाख रुपया है। ठीक है, ये हाल ही में बढ़ाया गया, 70 लाख रुपया है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत स्टेटमेंट चुनना, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है जो दमन एंड दीव है, तो खंबात गल्फ ऑफ खंबत यानी खंबत की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव भारत के संविधान के 56वें संशोधन और गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट, दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत है, तो ये गलत है।
ये फ्रांस के अंदर नहीं थे बल्कि पुर्तगाल के अंदर थे। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा डी, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान संशोधन करके दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू कराने के लिए संसद का कोई कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संसद मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संधि कोई हुआ है, इंटरनेशनल का कोई ट्रीटी हुआ, उसको लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो इसके लिए जो है राज्य का सहमति लेना जरूरी नहीं है और 1/2 से ही पास किया जाता है। ठीक है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर 1/2 हाफ बहुमत से पास किया जाता है। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि 15 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? मनी बिल के बारे में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका है यहाँ पे धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, बाकी का आगे पढ़ लेते हैं, जो तीनों स्टेटमेंट सही है उसको पढ़ लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है क्या नहीं। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर नहीं पारित करता है तो उसको पास मान लिया जाता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है। 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था लोग पंचायत के गठन के लिए, उसके तहत क्या यहाँ पे प्रोविजन दिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुष और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन, हाँ सही है। मंद कृषि मौसम की 73वां संविधान संशोधन क्या बताया गया है, हम यहाँ पे कुछ और समझ लिए थे अभी, तो उसके बारे में यहाँ पे है कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करना। तो ये नहीं, मतलब उसमें तो बताया गया था कि हमको पंचायत सेटअप करना है ना। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता अर्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देश के मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ये सही है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बोला गया अनुच्छेद 19(1) में, यानी कि 19(1) जो है यहाँ पे हो जाएगा 19(1) ए, याद रखिएगा 19(1) और ए भी। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सारा तो 19(1) ही दिया है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता 19(a) यानी कि ए। ठीक है, उसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, मतलब कि बजट। यहाँ पे इंडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि किस संविधान में, मतलब कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रोविजन है। तो बजट का प्रोविजन अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, हालांकि बजट वर्ड वहाँ पे नहीं यूज किया गया, वहाँ पे बोला गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही वार्षिक वित्तीय वक्तव्य यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, यहाँ पे बताया गया है कि एक कथन दिया गया, उसका कारण दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, परंतु अब भी एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, तो ये सही है कि हाँ मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब एक संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। नेक्स्ट 44वें संविधान संशोधन में 19(f) और अनुच्छेद 31 को भाग 3 से हटा करके भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300 जोड़ दिया गया। हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 20 का ए ऑप्शन सही है, मतलब दोनों यहाँ पे सही और सही व्याख्या करता है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था और उसके तहत 2 आर्टिकल को हटाया गया था, अनुच्छेद 31 और 19(f) को हटाया गया था, और इसको अब आर्टिकल 300(a) में रख दिया गया है, जो कि पार्ट 12 में अब आता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्तुत करता है, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस नया अपॉइंट करना है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 312 में बताया गया है। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल की भूमिका निभाता है, ठीक है, तो एक से अधिक राज्यपाल की मतलब राज्य की भूमिका निभाता है, तो क्या होगा? उसका वेतन बराबर अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। उसका वेतन केंद्र सरकार दे देता है, तो केंद्र सरकार कभी भी वेतन नहीं देती है उसका, अपने समान वेतन से 1.5 गुना वेतन पाता है, ये भी गलत है। 2 राज्यों से पूरा सामान्य वेतन यानी अर्थात दोगुना प्राप्त होता है, ये भी गलत है। 22 का सेंसर होगा ए, मतलब उसका जो एक ही आदमी का वेतन मिलता है और दोनों राज्य पे आधा आधा बांट दिया जाता है। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया था, तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का पहला सबसे मतलब मेन उसका टारगेट क्या था? तो पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब कि लोगों को भागीदार बनाना इसमें, तो यहाँ हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा, डिसेंट्रलाइज द पावर। नेक्स्ट 86वें संविधान संशोधन 2002 का मुख्य विषय क्या था? तो इसके साथ आरटी लाया गया था, शिक्षा का अधिकार लाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 25 का सही आंसर हो जाएगा डी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार। नेक्स्ट भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, भारत में फेडरल फाइनेंस का संबंध किससे रखता है? तो यहाँ पे है
राज्य एवं केंद्र, फेडरल का मतलब ही होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक लेवल का गवर्नमेंट हो। जैसे इंडिया को फेडरल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर, स्टेट और पंचायत लेवल का गवर्नमेंट होता है। तो संघीय वित्त का मतलब है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार किस मतलब कि किस लिस्ट का विषय है, ठीक है। 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो भूमि सुधार किस लिस्ट का है? तो स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। यदि एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तारांकित मानी ओरल प्रश्न, ठीक है। और रिटर्न को अनस्टार्ड बोलते हैं, अतारांकित। तो स्टार मार्क जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन में मैक्सिमम 20 पूछा जाता है, ठीक है। विधानसभा तथा विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा तथा विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये दोनों कभी संयुक्त अधिवेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद का कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा का होता है, उस केस में लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट, जब भारत के राष्ट्रपति तथा एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्य को कौन समापन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। मतलब दोनों जब ना हो तो मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्क करते हैं। और जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे राष्ट्रपति के रूप में वर्क किए भी हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित एक राज्य विधेयक उसके द्वारा वापस कर दिया जाता है। मतलब कि स्टेट का कोई गवर्नर है, वो जो है स्टेट के बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। 6 माह की अवधि के अंदर राज्य विधानसभा इसे पुनः पारित करती है। तो राष्ट्रपति मतलब कि पहले प्रोसेस समझिए, स्टेट में बिल आया, गवर्नर को भेजा गया साइन के लिए, गवर्नर बोला कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम राष्ट्रपति से पहले पूछ लेते हैं साइन करे कि नहीं। तो राष्ट्रपति के पास पूछा गया तो वापस रिटर्न कर दिया कि फिर से इस पर बहस करवाओ, है ना, फिर से बिल को विधानसभा में भेजो। विधानसभा फिर से पास कर दिया, तो फिर से पास करके गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर मान लीजिए फिर से भेज दिया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति जो है इस केस में साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। ये स्वतंत्र है कि हाँ हम उसको स्वीकृत करें कि नहीं करें। तीसरा हो जाएगा बी, इसे स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने को स्वतंत्र है। लेकिन यदि देखिए यहाँ देखिए लोकसभा और राज्यसभा की बात किया जाए, यदि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट रिटर्न किया, अब वापस से बिल पहुंच गया, तब प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। लेकिन स्टेट वाले केस में प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई नहीं है, प्रेसिडेंट के मन के ऊपर अब हो जाता है, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक कितने समय के लिए राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? तो मैक्सिमम 14 दिन। 14 दिन के अंदर नहीं पास करता है राज्यसभा तो मान लिया जाता है कि पास का हो गया है, ठीक है। मतलब राज्यसभा पास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, मतलब वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन होता है क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, तो नहीं राष्ट्रपति पर क्यों बाध्यकारी या अबाध्यकारी हो गए, दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पारंपरिक रूप से समानता स्वीकृत हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो एक ऐसा कुछ नहीं है कि स्वीकृत हो ही जाती है, ऐसा कोई परंपरा भी नहीं है। कई बार मतलब कि फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आता है उसमें से आधे बात को माना जाता है, आधे को नहीं भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 34 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के पुनरीक्षण हेतु गठित आयोग के सभापति के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई थी? तो जैसे संविधान के पुनरीक्षण, ठीक है, तो संविधान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे वेंकट चलैया, ठीक है। तो संविधान को रिव्यू करने के लिए पूरा याद रखिएगा, संविधान को ही रिव्यू करने के लिए, कोई कानून नहीं, पूरे संविधान को रिव्यू करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष थे जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया। सिर्फ वेंकट चलैया नाम याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 13 में एक्चुअली है क्या यहाँ पे पहले समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 13 में डिफाइन किया गया है, जैसे 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट है। तो इसमें बताया गया है कि किसको किसको फंडामेंटल राइट फॉलो करवाना है। जैसे यहाँ पे स्टेट का 12 में तो स्टेट को डिफाइन किया गया, यानी कि सरकार क्या है, सरकार किसको बोलेंगे। और उसी तरीके से 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में, कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या लागू होगा, क्या लागू नहीं होगा, कब लागू नहीं होगा, वहाँ पे डिफरेंट थ्योरी दिया गया है। तो वहाँ पे जो है इसका बी आंसर होगा, छद्म विधायन का सिद्धांत संबंधित नहीं है, बाकी तीनों उससे संबंधित है, ठीक है। तो जैसे आच्छादन का सिद्धांत कहने का मतलब हुआ, आच्छादित करना मतलब क्या होता है? सबको कवर करना। तो आच्छादन के सिद्धांत का मतलब यही है कि ये फंडामेंटल राइट जो है सबको कवर करता है, इंडिया में जितने लोग हैं सबको कवर करता है, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को। उससे अधित्यजन का सिद्धांत कहने का मतलब हुआ कि किसी को आप स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं, जैसे
सबको समानता का अधिकार है, लेकिन सरकार जो है एससी के लिए, एसटी के लिए, वीमेन के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल कानून बना सकती है। तो ये अधितज्जन का सिद्धांत हो गया है ना। भारत सरकार के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति विषयक निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो 37 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बजट प्रस्तुत होता है उसके बारे में क्या सही है। तो सबसे पहले लोकसभा में प्रवेश होता है, हाँ ये सही है। पहले संसद को उस सदन में प्रस्तुत किया, नहीं, पहले तो लोकसभा में होता है। यह केवल संसद के संयुक्त सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रस्तुति के समय संसद का कोई भी सदन चल रहा हो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया, बाद में राज्यसभा भी जाता है, लेकिन लोकसभा में ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः धन विधेयक होता है बजट के अंदर। 38 की बात किया जाए तो निम्नलिखित से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है, तो राज्यों के राज्यपाल को तो किया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं न्यायाधीश को किया जाता है, उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पास हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति यदि घोषणा करता है आपातकाल का, तो कितने दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से 2/3 से पास हो जाना चाहिए। तो 1 माह के भीतर पास हो जाना चाहिए। तो 39 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस समय तक भारत क्या था, है ना, तो उस समय डोमिनियन स्टेटस के अंदर आता था भारत। ठीक है, तो एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। नेक्स्ट है, नागरिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ बताया गया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। वकीलों के हर 5वें वर्ष एक परीक्षा में उपस्थित रहना होगा, क्या सही नहीं है यह पूछा गया। वकीलों की मांग है कि संशोधन को लागू करने के पूर्व इस पर समुचित वाद विवाद हो। संशोधन के तौर पर अब न्यायालय को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक यदि पुलिस 45 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने में सफल रहती है तो कोर्ट आरोपी को मुक्त कर सकती है। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसका केवल 3 सही हो जाएगा। यदि आप ये दोनों को नहीं भी जानते हो तो इसे आप सही कर सकते हैं। ऐसा जैसे यहाँ पे कहा गया कि यदि पुलिस जो है 45 दिन के अंदर मुजरिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं लाती या फिर चार्जशीट नहीं फाइल करती तो मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है, तो 41 का हो जाएगा सी। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि संघीय ढांचा कहने का मतलब क्या हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों स्तर के सरकार हो। तो सबसे पहली बार जो है यदि सही तरीके से देखा जाए तो 1935 के अधिनियम में इसको प्रस्तुत किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उच्च न्यायालय द्वारा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। मतलब कि यदि कोई ऑफिसर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है वो रीट जारी करता है। तो कौन सा, उसके पास 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार होता है, तो कौन सा रीट जारी करता है। तो इस केस में जो यहाँ पे बताया गया है कि किसी अधिकारी को यदि काम नहीं कर रहा उसको जारी करना है, तो उस केस में जो है मैंडमस जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं परम आदेश। ठीक है, तो इसका होता है मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के दोनों सदनों में किसी नन मनी विधेयक संबंधित असहमति होने पर, यानी कि जब संसद के दोनों सदन में बिल पास नहीं हो रहा है उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ज्वाइंट सीटिंग करवाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे विधेयक रद्द हो जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति के हिसाब से बिल को कानून बना सकते हैं, जब पास ही नहीं हुआ तब कानून कैसे बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो हाँ ज्वाइंट सीटिंग करवाया जाता है, ये सही होगा इसका आंसर। 45 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है। तो जैसे हम पहले बताते हैं कि अनुच्छेद 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, यानी कौन कौन राज्य है, कौन कौन सरकार है। ठीक है, तो इसमें सरकार कौन कौन नहीं है जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग ये सरकारी संस्था है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ ये एक सरकारी संस्था है। CSIR यानी सेंट्रल काउंसिल रिसर्च का एक संस्था है। ठीक है, तो ये भी सरकारी संस्था है। राजस्थान विद्यालय का एक छात्र संघ, अब छात्र संघ कब से सरकारी होने लगा है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक सरकार नहीं है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि भारत को संसदीय लोकतंत्र बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यपालिका है संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो प्रस्तावना में काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य जिसमें पंचायती राज से सीधे चुनाव कराए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मतलब चुनाव कराए जाने के बाद यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, स्थापित करने की व्यवस्था तो राजस्थान में पहले से ही था। ठीक है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद जो सीधे चुनाव, संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए तो मध्य प्रदेश है। लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त हो जाने से पहले कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो 49 का हो जाएगा सी।
50 का देखते हैं, लोकसभा में विद्यमान 1977 में सर्वप्रथम विपक्षी नेता कौन थे। मतलब कि लोकसभा में 1977 से विपक्षी पार्टी के नेता को मान्यता दिया गया है, पहला स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो सबसे पहला विपक्ष पार्टी के नेता कौन थे, तो यशवंतराव चौहान थे। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 1/3 भी भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है 1/2, 1/3, 1/2/3, 1/4, तो 1/3, यानी कि जितना विधानसभा होता है उसका 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद नहीं हो सकता है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल लाने में संबंध में निम्नलिखित इस मामले में किस कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। तो जैसे एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो किस केस में जो है उसके तहत विवाद हुआ था। ठीक है, तो शाहबानो केस काफ़ी फेमस केस है, जिसके तहत मतलब कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका डिसीजन को शाहबानो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जो फैसला दिया गया था ये मुस्लिम लॉ को देखते हुए दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 से 323 के तहत आता है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक लोकसभा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 320 में जो है इसके कार्य के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। सोशलिस्ट और सेकुलर यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारत के संविधान में प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है पूछा गया, तो ग्रामीण सड़क, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन तीनों आता है। माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, प्राथमिक शिक्षा आता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात किया जाए 56, मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेवार नहीं है। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि राज्य प्रशासन चलाना सही है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना सही है, राज्य की सुरक्षा, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, इसके लिए सुरक्षा जो है, डिफेंस जो है केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी अनुसूची में संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में, तो 8वीं अनुसूची में है ना, 22 भाषा को मान्यता दिया गया, तो 57 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है, तो पहला मतदाता सूची तैयार करना है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना सही है, चुनाव करवाना सही है। मंत्री परिषद को नियुक्त करना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का काम है, वो प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री होता है। किसमें मुख्यमंत्री है, तो अंडमान निकोबार में नहीं है, पौंडीचेरी में नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, सॉरी पौंडीचेरी में है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर नगर हवेली में नहीं है। तो पौंडीचेरी और दिल्ली 2 जगह मुख्यमंत्री, और जम्मू एंड कश्मीर में भी मुख्यमंत्री होता है, वो भी एक राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता का तब लोप हो जाता है, मतलब कि तब नागरिकता अपने आप हट जाता है, कब, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, सही है। नागरिकता का परित्याग कर देता है, सही है। सरकार द्वारा किसी कारण से नागरिकता से वंचित कर देती है, तीनों सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, अभी हम बताए थे, है ना। 61 को हो जाएगा सी। और बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष करते हैं लोकसभा के, यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है 62 का, नए प्रदेश सृजन और उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसमें है, तो नए प्रदेश को करने का केंद्रीय संसद में है, मतलब नया स्टेट बनाना है या फिर उसका सीमा घटाना बढ़ाना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 लोगों को किया जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन जाता है, तो कितने दिन तक रह सकता है, तो 6 महीने तक ऐसा रह सकता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, तो उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय नहीं, तो ये 62 वर्ष होगा। उच्चतम न्यायालय की बात किया जाता है तो 65 वर्ष हो जाता है। ठीक है, हाईकोर्ट के जज जो 62 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं। केंद्रीय विद्या आयोग की स्थापना कितने वर्ष के बाद की जाती है, तो 5 साल के बाद किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति कितने बार साधारण विधेयक को संसद द्वारा पारित करते लौटा सकता है, तो मात्र 1 बार लौटाया जा सकता है, 67 का हो जाएगा ए। दोबारा यदि बजट मतलब कि बिल पास होकर आ जाता है तो उसको राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है, अपना एसेंट सहमति देना पड़ता है। मौलिक अधिकारों पर सीमित नियंत्रण कौन लगा सकता है, मतलब मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, 68 का हो जाएगा बी। कैसे लगाया जाता है, तो आपातकाल घोषित करके। 92वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध किससे है, तो इसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था 22वीं अनुसूची में। कौन कौन था, एक था मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, 4 अनुसूची को 4 लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो काफी इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो मतलब सामाजिक समानता अधिकार किसके, अनुच्छेद 15 के तहत प्रदान किया जाता है। संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 368 के तहत है।
नागरिकों के मूल कर्तव्य भारत के किस संशोधन के द्वारा लागू किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के तहत लागू किए हैं, आर्टिकल 51A पार्ट 4A, इतना याद रखिएगा। भारत के संविधान राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के द्वारा दिलवाया जाता है। भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या नहीं है ना? तो संविधान की पालन करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश के स्कूल कॉलेज और अस्पताल बनाए। तो नागरिकों का कर्तव्य कब से हो जाएगा कि देश में स्कूल कॉलेज और अस्पताल बनाए? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, बाकी तीनों मूल कर्तव्य के अंदर आता है। तो आज के 75 MCQ का एक सेट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।